How are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। एमकॉम सेमेस्टर 2 मास्टर डिग्री के सेकेंड सेमेस्टर में आपको पता है कि आपको 3 अकाउंट्स पढ़ने हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग 1, कॉस्ट अकाउंटिंग 2 एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो आज से हम सफर शुरू करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1। यहाँ पे आपको अभी पार्ट 1 पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 3 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 आएगा। तो यहाँ से आज से हम सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, उसमें एक आध दो यूनिट थ्योरी के। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 2 की यूनिवर्सिटी की पेपर स्टाइल को देख लेते हैं। चलिए, तो गुजरात यूनिवर्सिटी का पैटर्न कैसा रहेगा? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के आपको पता है कि पूरा 17 मार्क्स का गुजरात यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है। तो उस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो रहेगा, अच्छा क्वेश्चन, पर उसमें 14 मार्क्स नहीं का क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन 1A उसमें सम और थ्योरी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसमें सेकंड में थ्योरी रहेगी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 7 मार्क्स। और में आपको क्वेश्चन 1A में रह सकता है सम या फिर थ्योरी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 7 मार्क्स की, साथ में थ्योरी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 मार्क्स, यानी कि सम के साथ साथ थ्योरी पूछेंगे। तो सम कई बार रखते हैं, कई बार नहीं भी पूछते हैं। क्वेश्चन 1B जिसमें MCQ रहेंगे एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी कि टोटल 4 मार्क्स, और कुल मिला के आपको ये पूरे यूनिट का कंटेन होगा वो 18 मार्क्स का रहेगा, यानी 14 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे। 2 सम और 2 थ्योरी ऐसा करके जनरली वो लोग रखते हैं। चलिए, तो पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस है। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन 2A जिसमें सम ऑफ फाइनल अकाउंट्स रहता है 14 मार्क्स का, उसके ऑप्शन में क्वेश्चन 2A जिसमें सम ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन रहता है 14 मार्क्स का, क्वेश्चन 2B जिसमें MCQ रहता है एनी 4 आउट ऑफ 6, यानी कि अगेन आपको ये यूनिट भी 14 मार्क्स के लिए करना है। और उसमें 2 चैप्टर है, फाइनल अकाउंट के साथ साथ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, जो मैनेजर्स कंपनी में काम करते हैं, उनको कितना रेम्यूनरेशन, सैलरी जिसको आप बोल सकते हो, पर वर्ड यूज़ किया जाएगा रेम्यूनरेशन। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कितना पे करना है वो पूरे चैप्टर में हम काउंटिंग करेंगे। फाइनल अकाउंट्स तो आप जानते हो, तो क्वेश्चन 2 में 2 या 3 चैप्टर आपको करना है। फाइनल अकाउंट्स की कुछ थियोरी भी वहाँ पे पूछ सकते हैं वो लोग, तो 3 एक चैप्टर आपको यूनिट नंबर 2 में अच्छे से करना है। चलिए, फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पे भी एक लौता चैप्टर है जिसका नाम है एक, देख सकते हो आप, सम ऑफ पैकेजेस एंड कंटेनर 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 3A सम और थ्योरी ऑफ पैकेजेस एंड कंटेनर 7 मार्क्स, साथ में थ्योरी ऑफ पैकेजेस एंड कंटेनर 7 मार्क्स। और क्वेश्चन 3B रहेगा आपका MCQ एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी 5 में से 3 लिखने और 3 मार्क्स। तो टोटल कुल मिला के ये यूनिट का आपको 17 मार्क्स मिलता है। पर पैकेजेस एंड कंटेनर मतलब खाली जो हमारा पैकेजेस होता है ना, जो हम गुड्स भेजते हैं, तो अगर गुड्स पैकिंग में दे रहे हैं तो दैट पैकेजेस एंड जो कंटेनर है खाली खोखाना हिसाब हो, तो उसके भी अकाउंट्स लिखे जाते हैं। और उसमें 2-3 मेथड है, भले चैप्टर 1 हो, और तीनों के 2 या 3 मेथड है, उसमें कोई भी मेथड वो लोग पूछ सकते हैं, तो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो थर्ड वन दैट इज पैकेजेस एंड कंटेनर। अब यूनिट नंबर 4 वो भी आपका जाना पहचाना हुआ अकाउंट्स। नंबर A सम ऑफ हायर परचेज अकाउंट्स, कहीं ना कहीं आप पढ़ चुके हो, बट यहाँ पर मास्टर लेवल के उसके सम्स आएंगे। ऑप्शन में क्वेश्चन 4A जिसमें सम और थ्योरी रहेगी हायर परचेस अकाउंट की, साथ में B में थ्योरी ऑफ लीज अकाउंटिंग 7 मार्क्स की, और क्वेश्चन 4B दैट इज MCQ एनी 3 आउट ऑफ 5 अगेन 3 मार्क्स। तो टोटल ये यूनिट भी 17 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हायर परचेस अकाउंट का बड़ा सम वो लोग पूछते हैं, साथ में हायर परचेस की थ्योरी या सम पूछ सकते हैं, और लीज अकाउंट की थ्योरी 101% आएगी। कई बार ऐसा भी होगा कि हायर परचेस के ऑप्शन में लीज के 2 थ्योरी क्वेश्चन आपको मिल जाए। लीज यानी भाड़े पट्टे, अगर आपने भाड़ा पट्टा पे किसी असेट को हायर किया हुआ है तो वहाँ पे लीज अकाउंट की वो थ्योरी वो लोग पूछते हैं। तो इस तरीके से हमारा यूनिट नंबर 4 बना हुआ है 2 चैप्टर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। पेपर स्टाइल टोटल जो 70 मार्क्स के 4 यूनिट रहता है वो इस तरीके से आपको लर्न करना है। चलिए, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में
हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले आप सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे, अब उसको बोला जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो ICWA इश्यू करती है वो यहाँ पे हमें यूनिट नंबर 1 में उसमें से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है। चारों के नाम तो आप याद रखोगे ही रखोगे क्योंकि वो MCQ के लिए मोस्ट IMP है, साथ में उसकी थ्योरी क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल दोनों पूछने वाला है। और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक, यानी कि सबसे पहले हमें समझने होंगे कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखेंगे। तो एक्चुअली में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, तो जो हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं ना, हाउ टू प्रेजेंट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इन अकाउंटिंग, कैसे डेबिट या क्रेडिट करना है, तो वो सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया गया है। देख सकते हो आप पैराग्राफ में डेफिनेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड expert accounting body relating to the various aspect of measurement, treatment, disclose of accounting transactions and events। देखो अकाउंट का कोई भी मेजरमेंट करना हो, कोई ट्रीटमेंट देनी हो, कुछ डिस्क्लोज करना हो या कोई ट्रांजेक्शन या इवेंट आपको नोट डाउन करना हो, तो एक्सपर्ट बॉडी द्वारा यानी कि ICAW द्वारा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं उसी को हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं। इसको अदर वर्ड्स में अगर मुझे बोलना हो टू द पॉइंट शॉर्टली, तो आप ये सेकेंड डेफिनेशन भी कह सकते हो। दस द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द यूनिफॉर्म रूल्स फॉर अ प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप रिपोर्ट्स बनाते हो तो उसके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, यूनिफॉर्म रूल्स जो हर एक कंपनी यूज़ कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये तो आप जानते हो। फिर उसके बाद अब हम उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे हुआ ये देखने जा रहे हैं। तो अब ये वाला पैराग्राफ आपके लिए मोस्ट IMP। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इसको शॉर्ट में बोला जाता है इंडियन AS, are the set of international financial reporting standard that IFRS covered the accounting standard issued by the central government of India, that is MNC, that is उसको बोला जाता है Municipal of Corporate Affairs, under this supervisions and the controls of Accounting Standard Board of ICAI and the constitutions with the National Advisory Committee ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसको शॉर्ट में बोला जाता है NACAS। अब ये पैराग्राफ क्या बताना चाह रहा है, तो जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो IFRS लेवल के उन्होंने बना दिए है। IFRS आप जानते हो इंटरनेशनल लेवल का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो फॉरेन की कंट्री में एक्सेप्ट किए जाते हैं। अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है तो आपको तो ये IFRS यूजफुल करना ही पड़ेगा। तो जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके लेवल के इन्होंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिए। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है ना हर एक कंट्री में, जैसे कि इंडिया में भी है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA, वो लोग ICAI के साथ कोलैबोरेशन करके ऐसे नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो एक बॉडी है, वो लोग मिलके ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो इन इंडिया में अब उसको बोला जाता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहले उसका नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पुराने पेपर में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखे, तो अब नए नाम आ चुका है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये वाले चैप्टर में हमें 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो पढ़ने ही है, पर उसके पहले वो लोग कुछ अकाउंटिंग के बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम यूटिलिटी, बेनिफिट, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, और ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 से लेके 2018 तक कंटिन्यूअसली पूछा था। तो यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बार बार रिपीटेडली उन्होंने पूछा हुआ है। चलिए, तो आगे हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए ज़रूरी है, तो सबसे पहले टू इंक्रीज द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन आपको समझा रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से लिख लोगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिटेबिलिटी, चलो आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट फाइनल अकाउंट्स बनाए एज अ कंपनी, पर वो सही है गलत है कौन बताएगा, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बताता है, राइट। पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे पता चलता है कि इन्होंने मिस्टेक किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन शॉर्ट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिटेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो सही है या गलत ये जानने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूजफुल है।
सेकेंडली वो यूज़फुल है फॉर अकाउंटेंट। देखो अकाउंटेंट जो अकाउंट लिख रहा है, आपकी कंपनी है जो रोज़ के करोड़ों ट्रांजेक्शन करती है, तो वो ट्रांजेक्शन की नोट डाउन के लिए जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता हो गया अकाउंटेंट को, तब वो डेबिट और क्रेडिट अच्छे से कर पाएगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी यूज़फुल फॉर अकाउंटेंट, ये अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके ही जैसे यूज़फुल फॉर ऑडिटर यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना मास्टर वर्क अच्छे से कैसे कर पाता है, क्योंकि उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे पता होते हैं। तो ऑडिटर के लिए भी वो इतना ही ज़रूरी है। फिर किसके लिए ज़रूरी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 4, मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ज़रूरी है। अब मैनेजमेंट ने अच्छे से वर्क किया है तो उसके अकाउंट्स में कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर अकाउंट्स में बहुत सारी मिस्टेक्स या एरर एंड फ्रॉड दिखा तो उसका मतलब मैनेजमेंट ने अच्छे से वर्क नहीं किया। तो ये पता कैसे चलता है कि मैनेजमेंट एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं? अगर उन्होंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से लर्न किए हैं तो वो लोग जो पॉलिसी रखेंगे या फिर जो उनका वैल्यूएशन ऑफ असेट्स वगैरह होगा वो सब कुछ अच्छे तरीके से किया गया होगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद वो ज़रूरी है इम्प्रूवमेंट इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो अगर मैं ICWA अगर वो प्रोफेशनल बॉडी की बात करूँ तो वो लोग भी कई बार इसमें चेंजेस करते रहता है। क्यों चेंजेस करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये स्टैंडर्ड अगर पर्टिकुलर कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है तो उसमें कोई मेजर चेंजेस करने हो तो वो भी ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस में जो चेंजेस करने होते हैं ना, उसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उसमें जो मेजर चेंजेस करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन। देखो कंपनी की सही और फेयर, फेयर का मतलब होता है व्याजबी, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा। ट्रू का मतलब होता है ट्रू मतलब सही लिखा होना चाहिए। फेयर का मतलब होता है व्याजबी मतलब प्रॉपर तरीके से लिखा होना चाहिए। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है कंपनी की, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब असेट के सामने लायबिलिटी की पोजीशन। तो जब आपने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से अकाउंट लिखे हो तो कंपनी की ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन जानी जा सकती है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आगे हमने कहीं ना कहीं इसको लर्न किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अब सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एमकॉम में अलग अलग साल उन्होंने अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे। ये क्वेश्चन आपको 2017 में पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आ नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चंस भी वो लोग पूछ सकते हैं। तो स्कोप यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या क्या चीज़ों को मेजरमेंट करेगा। अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो तो सबसे पहले वो प्रोविजंस ऑफ लॉ है, यानी कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हर एक के लिए बनाए गए। जैसे कि अगर आप अमल कमीशन ऑफ अकाउंट देखो तो उसके लिए भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, हर एक चीज़ के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो वो आपका सबसे पहला स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कार्य क्षेत्र। तो सबसे पहले वो प्रोविजंस ऑफ लॉ है, यानी कि वो लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कवर हो जाता है। फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट कैसे देनी होती है वो भी आपको उसमें सिखाया जाता है। सपोज वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी की मैं बात करूँ, क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंटरी जो भी है आपके पास, उसका आपको वैल्यूएशन करना है, तो वो कैसे करोगे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे दी जाएगी, वो भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखा रहा है। तो सेकेंड उसका स्कोप रहता है, दैट इज ट्रीटमेंट। देन द थर्ड स्कोप इज अ कंपलसरी। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज़ करना कंपलसरी है। अगर आपकी कंपनी वर्किंग कर रही है तो उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होना कंपलसरी है। मतलब जो भी अकाउंट्स आप जो भी वैल्यूएशन कर रहे हो उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करने ही करने हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्कोप इज द प्रेजेंटेशंस एंड प्रिपरेशंस एंड प्रेजेंटेशन। अब प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन मतलब आप अकाउंट्स कैसे बनाओगे। जैसे कि अभी वर्टिकल फॉर्मेट आ गया है तो पूरा फॉर्मेटिंग आपका वर्टिकली होना चाहिए। प्रेजेंटेशन वाइज आप करंट असेट, करंट लायबिलिटी कैसे दिखाओगे, तो हर एक चीज़ का वहाँ पे प्रिपरेशन कैसे करना है एंड कैसे करना है ये भी आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया जाता है। देन उसके बाद अगर आप पॉइंट नंबर 5 को देखें तो वो ICAI विल डिटरमाइन। यस, ICAI हर बार उसमें मेजर कुछ चेंजेस भी करती रहती है। वहाँ पे अगर कोई चेंजेस आए तो वो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इशू करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने दिया हुआ है, तो वो तो ICWI ने दिया हुआ है। MCQ में भी ये चीज़ आपको पूछेंगे। ठीक है,
चलिए, द नेक्स्ट स्कोप इज द मटीरियलिटी एंड इन नेचर, मतलब कि आपको जो भी जैसे भी राइट डाउन करना है सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में टोटली दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, तो बाय डिटेलिंग सब कुछ दिया हुआ है, जो नेचुरली जैसे लिखा होना चाहिए वैसे आपको वहाँ पे समझाया जाता है। चलिए, फिर उसके बाद द लास्ट स्कोप इज डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी, यानी कि डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी मतलब कब से ये एप्लीकेबल है। तो कोई भी कंपनी हो उसमें कोई मेजर चेंजेस आया, सपोज 2018 में लास्ट टाइम उन्होंने क्या चेंजेस किए वो आपको वहाँ पे बताया गया हो, तो वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया जाता है। तो मतलब कब से एप्लीकेबल है, जैसे कि 2020 में कोई नया रूल आया है तो तब से उसमें क्या क्या नई चीज़ें इंक्लूडिंग की गई है वो भी वहाँ पे बताया जाता है। ठीक है, चलिए, देन द लास्ट स्कोप वन लास्ट इज फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन मतलब उसका पूरा फॉर्मेटिंग है कि इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, तो सब कुछ इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बताया जाता है। दीज आर द पॉइंट ऑफ स्कोप ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई होप सो कि आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की और हम बढ़ रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये वाले चैप्टर में आपको टोटल फिर से बता रहा हूँ 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, जिसमें से सबसे पहले अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहा है इन्वेंटरी वैल्यूएशन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। नाम भी याद रखना है और इसका कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी याद रखना है। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिप्रेजेंट तो इन्वेंटरी वैल्यूएशन, या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि इन्वेंटरी वैल्यूएशन इज विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, तो इन्वेंटरी के लिए जब भी आपको ऐसा पूछेंगे राइट अ शॉर्ट नोट करके पूछेंगे और एक्सप्लेन हाउ द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी शुड बी डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। कैसे भी करके अगर आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी में पूछे तो क्या क्या कंटेंट आपका उसमें होना चाहिए। तो सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन, फिर उसको किसको एप्लीकेबल है किसको एप्लीकेबल नहीं है, फिर उसमें कुछ अगर डेफिनेशन आती है, कुछ मेथड्स आते हैं, देन उसका डिस्क्लोज। तो आपको पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितना भी आपको मालूम है सब कुछ आप एक्सप्लेन उसमें कर सकते हो। चलो, तो इन्वेंटरी में क्या क्या आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले उसका एक एजम्पशन है, तो आप वो याद रखोगे। कंसिस्टेंसी इज जनरली एक्सेप्टेड अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस रिगार्डिंग टू स्टॉक वैल्यूएशन। इन्वेंटरी वैल्यूएशन का मतलब स्टॉक वैल्यूएशन होता है, तो कंसिस्टेंसी एक एजम्पशन है, मतलब आप हर साल एक ही पैटर्न से एक ही मेथड से अकाउंट लिखोगे तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए उसमें, ये उसका बेसिकली एजम्पशन है। तो एजम्पशन आप लिख सकते हो। सेकेंड आप उसमें लिख सकते हो एप्लीकेबिलिटी, मतलब ये कब एप्लीकेबल होगा। This standard does not apply the following to which the special consideration is needed। देखो, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ चीज़ों को अप्लाई नहीं होगा। कौन सी चीज़ों को अप्लाई नहीं होगा, तो नीचे आपको पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। नंबर 1 प्लांटेशन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड द लाइव स्टॉक। कोई भी प्लांटेशन, फॉरेस्ट यानी कि जंगली कोई ऐसी चीज़ें हो, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लाइव स्टॉक यानी कि आपका ढोर ढाकर, मतलब जो अपना पालतू जानवर होता है वो सारी चीज़ें, तो ऐसी चीज़ों को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता। सेकेंडली, द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल ऑफ माइनिंग, क्वेरिंग, मिनरल्स, ऑयल, ऑरेंज गैसेस, मतलब आपका कोई क्वेरिंग जो पत्थर तोड़ने का बिजनेस होता है, कोई कोलसा का बिजनेस अगर आपका हो तो वो सारी चीज़ों को भी यहाँ पे इन्वेंटरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। नंबर 3 वर्क इन प्रोग्रेस अंडर द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन सर्च एंड इंजीनियरिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर आप कंस्ट्रक्शन बेस्ड वर्क के साथ जुड़े हुए हो तो आप उसमें जो प्रोडक्ट वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ यूज़ करते हो उसमें वर्क इन प्रोग्रेस होता है, तो वो सारी चीज़ों को भी इन्वेंटरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड, मतलब आपका जिसका शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शेयर्स, डिबेंचर, उसको भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। इनमूवेबल एसेट्स को भी इन्वेंटरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा, जैसे कि बिल्डिंग वगैरह। एंड द लास्ट इज लूज टूल्स, अगर आपके छोटे मोटे टूल्स है तो उसको भी इन्वेंटरी में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस, तो ये चीज़ आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। चलो, फिर ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें कुछ आपको डेफिनेशन भी आ सकती है, तो आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले 2 डेफिनेशंस आर गिवन इन द स्टैंडर्ड, तो 2 डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। 1 इज इन्वेंटरी, सेकंड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये 2 चीज़ों का तो मीनिंग पता ही होना चाहिए। सबसे पहले बेसिकली इन्वेंटरी,
तो हम जो ये इन्वेंटरी वैल्यूएशन बोल रहे हैं तो उसमें इन्वेंटरी का मतलब क्या है, मोस्ट IMP। इन्वेंटरी मीन्स टेंजिबल असेट which are generally held for sale into the ordinary causes of the business। यानी कि जो चीज़ें आपने सेल करने के लिए बिजनेस में लाए हो उसको हम इन्वेंटरी बोलेंगे। इन्वेंटरी आर द नॉर्मली क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज अंडर। सबसे पहले रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स जो पार्ट है उसको हम रॉ इन्वेंटरी बोलेंगे। सेकेंड वर्क इन प्रोग्रेस, थर्ड फिनिशिंग गुड्स, fourth stores and machinery spares which are not specifically in the regulatory used for a various fixed asset and these are the charged to P&L account in the relevant year। तो ये सारी चीज़ों को हम इन्वेंटरी कंसिडर करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल, सपोज आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करोगे वो इन्वेंटरी है। वर्क इन प्रोग्रेस एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमने आगे देखा था ना, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा बाकी की जो भी चीज़ें हो वर्क इन प्रोग्रेस तो वो भी इन्वेंटरी होगी। और फिनिशिंग गुड्स उसको भी इन्वेंटरी बोलेंगे। यानी कि रॉ मटेरियल टू से लेके फिनिशिंग गुड्स की सारी चीज़ों को, बेसिकली आइटम विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन आप बोल सकते हो, उसको हम रॉ इन्वेंटरी बोल सकते हैं। ठीक है। स्टोर्स एंड मशीनरी स्पेयर्स, यानी कि अगर फिक्स असेट के अलावा जो भी आपने स्टोर्स मशीनरीज जो स्पेयर्स पार्ट्स है उसको भी हम इन्वेंटरी बोल सकते हैं। तो इतनी चीज़ों को हम इन्वेंटरी कंसिडर कर लेंगे। चलिए अब सेकंड मीनिंग देखते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी में पुराने पेपर्स में पूछा था जब 347 की पेपर स्टाइल थी तब। द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी ऑफ द बिजनेस, जो आप सेलिंग प्राइस रखते हो वो आपके लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। उसमें से लेस करना है आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंजप्शन माइनस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग सेल। अगर आपका कंप्लीशन का कॉस्ट कोई हुआ हो तो वो माइनस करना है एस्टिमेटेड, या फिर मार्केटिंग का जो कॉस्ट है वो माइनस करना है। तो जो आपने सेलिंग प्राइस डिसाइड की है, सपोज मैंने प्रोडक्शन 8 रुपये में तैयार किया और मेरी सेलिंग प्राइस मैंने 10 रुपीज़ डिसाइड किया, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब आपका जो पर्टिकुलर 8 रुपये है वो तो सेल वैल्यू होना ही चाहिए, तो दैट इज़ योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो जो सेलिंग प्राइस है ऑर्डिनरी कॉस्ट्स ऑफ द बिजनेस, दैट इज़ योर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। चलिए फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में आप और क्या चीज़ ऐड कर सकते हो, तो उसमें आप ऐड कर सकते हो मेजरमेंट ऑफ इन्वेंटरीज, यानी इन्वेंटरी का मेजरमेंट कैसे होता है। For the valuation purpose, cost of inventories and the net realizable value are compared and lower to the two is accepted। देखो आप इन्वेंटरी का वैल्यूएशन कैसे करते हो, तो 11-12 से पढ़ते आओ, जो बुक वैल्यू है नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, जो लेस है उसको आप लिखोगे, मतलब कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी को कंपेयर करना है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के साथ। इसके सम भी आएंगे, जब हम सम काउंट करेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आएंगी, विच एवर इज लेस इज टेकन। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उसमें लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। अब ये कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी कैसे फाइंड आउट होती है, जो वर्ड ऊपर यूज़ किया गया ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी मोस्ट IMP ना 3 चीज़ों से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शुड बी कंपेयर, फर्स्ट कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड लास्ट वन इज अदर कॉस्ट। आपका कोई भी परचेजिंग कॉस्ट हो, यानी कि रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो उसका कॉस्ट, फिर आपको रॉ मटेरियल इन कन्वर्ट इनटू फिनिशिंग गुड्स कर रहे हो उसका कन्वर्जन कॉस्ट को भी लेना है एंड अदर कॉस्ट को वहाँ पे ध्यान में लेना है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी 3 चीज़ों के प्लस से वहाँ पे बना हुआ है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज देख सकते हो आप, cost of inventory includes purchase price plus duties, taxes, inward other direct expenditure and attributable to the acquisitions of the assets, less trade discounts and rebates, duties, drawback and subsidiaries। अगर आपके कोई भी परचेस किया है उसमें टैक्सेस दिए हुए तो वो प्लस करो, अगर आपको गवर्नमेंट ने कोई रिबेट दिया हुआ है, कोई सब्सिडी प्रोवाइड की है तो वो माइनस करो, कोई ट्रेडर के पास से डिस्काउंट मिला है तो वो भी माइनस करो। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ परचेज इस तरीके से बनता है। ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरा पॉइंट पे जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन कैसे ढूंढना होता है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जेशन इंक्लूड कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स of production
सर्च एज अ डायरेक्ट लेबर। देखो जो आप फिनिशिंग गुड्स बनाने के लिए जो भी कॉस्ट यूज़ करते हो उसको हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बोलेंगे। जैसे कि डायरेक्ट लेबर, उसके बिना आपका रॉ मटेरियल फिनिशिंग गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता। दे आर ऑल्सो इंक्लूड सिस्टमेटिक एलोकेशंस ऑफ द फिक्स एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड दैट आर इंकर्ड इन कन्वर्टिंग द मटेरियल इनटू फिनिशिंग गुड्स। कोई डायरेक्ट फिर फिक्स्ड या वेरिएबल खर्चे हैं, एक्सपेंसेस है, वो भी उसमें इंक्लूडिंग किए जाएंगे। इन शॉर्ट लेबर तो आएगा ही आएगा कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में, उसके अलावा कोई भी फिक्स या वेरिएबल एक्सपेंसेस भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए देन उसके बाद लास्ट में अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट में क्या क्या इन चीज़ें इंक्लूडिंग हो सकती है, तो अदर ओवरहेड्स अदर देन द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो प्रोडक्शन कॉस्ट के अलावा जो भी आप खर्चे उसमें ऐड करते हो वो भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में ऐड हो जाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी का टू द पॉइंट 3 कॉस्ट का टोटल है, कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन एंड दी अदर कॉस्ट। चलिए फिर उसके बाद हम इसमें और भी क्या चीज़ें लिख सकते हैं, तो मैंने पूरा कंटेंट आपको समझाया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 यानी कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी के लिए कुछ कॉस्ट फॉर्मूलाज है। तो अब तक आप बीकॉम में जो भी चीज़ पढ़ते थे वो चीज़ यहाँ पे उसके फॉर्मूलाज में उसकी मेथड में आ जाएगी। फॉलोइंग द कॉस्ट मेथड आर एक्सेप्टेड फॉर यूजिंग इन्वेंटरी टू प्रोडक्शन, यानी कि फॉर सबसे पहला स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरा फीफो मेथड दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, थर्ड इज वेटेड एवरेज, फोर्थ इज रिटेल इन्वेंटरी मेथड दैट इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, फिफ्थ वन दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आप पढ़ चुके हो, राइट। तो ये सारे मेथड है इन्वेंटरी वैल्यूएशन करने के लिए, तो ये आप उसके नाम याद रखोगे। ठीक है, चलो लास्ट में डिस्क्लोज। अब कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो ना, उसकी अगर आप थ्योरी लिख रहे हो तो उसका डिस्क्लोज यानी फाइनल या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो कहाँ बताया जाता है ये आपको बताना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो ये कहाँ बताया जाएगा, तो ये सबसे पहले द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज नंबर ए अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट इन द मेजरिंग ऑफ इन्वेंटरीज। देखो कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हो, सपोज ऊपर में से कौन सा फॉर्मूला गया, कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हो वो बताना है। देन द कॉस्ट फॉर्मूला इज यूज, कौन से कॉस्ट फॉर्मूलाज बता रहे हो वो भी आइडेंटिफाई करना है। थर्ड नंबर क्लासिफाइड इन्वेंटरी लाइक फिनिशिंग गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, स्पेयर पार्ट एंड द टोटल वैल्यूज ऑफ देयर इन्वेंटरीज। देखो आपको ये भी बताना है कि आपके फिनिशिंग गुड्स कितना है, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो ये सभी अलग तरीके से आपको आइडेंटिफाई करके देना है, कैलकुलेशन करके सब कुछ वहाँ पे बताना है। तो क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है। तो इन कुल मिला के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की 3 चीज़ें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी है। तो ये हमारा सबसे पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। और ये वाले चैप्टर में और भी 3 है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। पर सबसे पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से काफ़ी सारे एमसीक्यू यूनिवर्सिटी ने किए हैं, तो यूनिवर्सिटी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हॉट फेवरेट कह सकते हो आप एमसीक्यू के लिए। तो आज हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी ये वाले लेक्चर में देख लेंगे। चलिए तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के यूनिवर्सिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेता है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के ही है, तो सारे के सारे एमसीक्यू जो यूनिवर्सिटी ने अब तक पूछे उसमें से पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज इज नॉट एप्लीकेबल टू। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 नीचे में से किसको एप्लीकेबल नहीं होता? आंसर ए वर्क इन प्रोग्रेस इन कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी फाइनेंशियल असेट, ऑप्शन सी वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड, और डी ऑल ऑफ दी अबव। आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। रीज़न क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होता, खास करके बी फाइनेंशियल असेट लाइक शेयर्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। वर्क इन प्रोग्रेस में मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन हो, सर्विस प्रोवाइडिंग हो तो उनको भी अप्लाई नहीं होता। तो आंसर नंबर डी ऑल ऑफ दिस। चलिए सेकेंड एमसीक्यू की ओर नज़र डालते हैं। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज आर रिलेटेड टू। भाई कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन नीचे में से कौन से पॉइंट को रिलेटेड कर रहा है? ऑप्शन ए परचेज, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन डी प्रोडक्शन। तो वो आंसर आएगा बी डी प्रोडक्शन, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मतलब ही होता है रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द फिनिशिंग गुड्स, यानी कि प्रोडक्शन का जो आप काम कर रहे हो उसके साथ उसका कनेक्शन है। चलिए एमसीक्यू नंबर थर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 is the following the must be showing in the financial statement।
नीचे में से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया जाएगा? ए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी। ऑप्शन बी, अकाउंटिंग पॉलिसी यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी। ऑप्शन सी, ओनली डिटेल्स अबाउट द फिनिशिंग गुड्स। एंड ये तीनों में से कौन सा आएगा? तो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जो अकाउंटिंग पॉलिसी मतलब जो मेथड आप यूज़ कर रहे हो इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए, वो डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम लिख दिया है, क्योंकि पहले ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। तो अब आपको अगर यही एमसीक्यू रिपीटेडली अगर पूछते हैं तो अब नाम होगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो मैंने यहाँ पे आंसर में ये चीज़ मॉडिफाइड की है, आप ध्यान रखना। अब हम इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बोलेंगे, ठीक है। चलिए, नंबर 4, दैट इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। अगेन यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। इज़ गवर्न बाय, ये कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न करता है? तो ए, कंपनी एक्ट को, बी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, या सी, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। तो आंसर आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये नाम आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी मैंने आपको आगे बताया था कि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ये नाम्स तो आपको याद रखने ही है। चलिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ दिस स्टैंडर्ड, उसमें नेक्स्ट आ रहा है नंबर 5, दैट इज दी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी इज इंक्लूड दी फॉलोइंग। यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी में क्या इंक्लूडिंग किया जाएगा? ऑप्शन है उसका फॉर्मूला, कॉस्ट परचेस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, सी, परचेस प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें आंसर आएगा ए, कॉस्ट ऑफ परचेस प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। तो ये दोनों तो ज़रूरी है, उसके अलावा अदर कॉस्ट हो तो वो भी उस पर प्लस होता है। चलिए, ये भी हमें पता था। नंबर 6, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज डिफाइंड इन्वेंटरी एज। इन्वेंटरी को कैसे डिफाइन किया जाएगा? ए, करंट असेट, बी, करंट लायबिलिटीज, सी, असेट्स हेल्ड फॉर सेल इनटू द ऑर्डिनरी कॉजेज ऑफ द बिजनेस। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर आएगा। रीज़न, क्योंकि जो आप चीज़ें बिजनेस में सेल करने के लिए लाते हो वो आपके लिए इन्वेंटरी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। चलिए, लास्ट एमसीक्यू, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 7 नंबर, एज पर AS2, इसको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताना। इन्वेंटरी शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो आंसर आएगा सी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से जो कम हो वो आपको कंसिडर करना है। तो ये भी हम रूल जानते हैं। तो कुल मिला के आज के लेक्चर में 2 बेसिक क्वेश्चन, पेपर स्टाइल एंड पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी देखेंगे, और फिर उसके बाद कुछ लेक्चर में हम इसके सम। तो कुल मिला के हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का फर्स्ट यूनिट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आज से सफ़र स्टार्ट हुआ है। आई होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ चीज़ें डाउट्स है, डिफ़िकल्टी है, तो आप मुझे बता सकते हो। जो चीज़ आज हमने डिस्कस किया है वही आपको गूगल क्लासरूम में लिख के सबमिट करना है। तो आज के लेक्चर का काम बस यहीं तक रखता है। नेक्स्ट लेक्चर में सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.